हेलो बेटा, आप सभी को मेरा नमस्कार। पॉडकास्ट की सीरीज में आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम। तो बेटा, आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और मैं कोशिश करूंगा कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन मोतियों की तरह पिरो करके आपके ब्रेन की लाइब्रेरी में इसको सेट कर पाऊं। तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ चार एस्पेक्ट पर डिपेंड करती है। पहला, वो इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होना चाहिए, मतलब फिजिकली हेल्दी होना चाहिए। नंबर टू, वो इमोशनली हेल्दी होना चाहिए, बिहेवियर से भी हेल्दी होना चाहिए और सोशली भी हेल्दी होना चाहिए। इन चार एस्पेक्ट में वो हेल्दी है, तभी वो सही मायने में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। क्लियर है? तो फिर से बोल रहा हूं, वो फिजिकली, बिहेवियर से, इमोशनली एंड सोशली अगर वो हेल्दी है तो वो सही मायने में रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटेजी। तो जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, तो बहुत जरूरत है यहां पर कोई ना कोई बहुत बड़ा एक्शन प्लान नेशनल लेवल पर। तो पूरी दुनिया में इंडिया इंडिया पहला कंट्री था जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके पहला, यस, नेशनल लेवल पर पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था। यस, जो 1951 में लॉन्च हुआ था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को गोल बना करके लॉन्च किया गया था। 1951 में लॉन्च हुआ था, जिसको आगे जाकर के मॉडिफाई किया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर। तो तीन बातें ध्यान रखनी है। कब लॉन्च हुआ? 1951 में। किसने लॉन्च किया? इंडिया ने किया। किस नाम से किया? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। जो किस में मॉडिफाई हुआ? आप बोलोगे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, मींस RCH। तो RCH के ऑब्जेक्टिव क्या हैं? पहला ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस। अवेयरनेस के लिए क्या यूज करते हैं? ऑडियो, वीडियो, प्रिंट मीडिया। कौन पार्टिसिपेट करता है? गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और किसका रोल होना चाहिए? यहां पेरेंट्स का रोल होना चाहिए, ठीक है, क्लोजली रिलेटिव, टीचर्स और फ्रेंड्स का रोल होना चाहिए। नो डाउट स्कूल्स को भी इसमें इंकरेज करना चाहिए, ठीक है। फाइनली हम बात करते हैं, ठीक है, अवेयरनेस, पर किस चीज की अवेयरनेस? तो चार पॉइंट ध्यान रखने। आरसीएस किसकी अवेयरनेस की बात कर रहा है? आरसीएस बात कर रहा है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अवेयरनेस, एडोलसेंस और उसमें होने वाले चेंजेस, जो बच्चों में इस एज पर चेंजेस होते हैं उसकी अवेयरनेस। हाँ, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस की अवेयरनेस। और अगर ऐसा ना हुआ तो बहुत भयानक, यानी एसटीडी और एड्स जैसी भयानक बीमारियां, ठीक है, इनकी अवेयरनेस। तो इन चार पांच पॉइंट्स हैं जिसकी अवेयरनेस आरसीएच जो उसको मेंटेन करता है, ठीक है, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलसेंस और उसमें होने वाले चेंजेस, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस। अगर नहीं होती है तो एड्स और एसटीडी जैसी भयानक बीमारियां, ठीक है। इसके लिए उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी? भाई आरसीएच ने किस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया? आरसीएच ने इसके लिए दो ग्रुप को सेलेक्ट किया, एक फर्टाइल कपल और एक मैरिजेबल एज ग्रुप। इनको अवेयर करना था, इंफॉर्म करना था किस किस चीजों के लिए? नंबर वन, कि कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अभी अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट किसको प्रोवाइड कराती है, ठीक है, और कौन से ऐसे कह सकते हो मेथड्स हैं जो गवर्नमेंट के दायरे में नहीं आते, मार्केट में अवेलेबल है, उन सब चीजों की अवेयरनेस। पर फिर भी अगर बेबी कंसीव हो जाता है, यस, तो प्रेग्नेंट मदर की केयर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसकी अवेयरनेस, ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर बेबी का बर्थ होता है तो पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड बेबी, इसकी अवेयरनेस। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो बेबी को आप कह सकते हो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, और कहीं ना कहीं ये ब्रेस्ट फीडिंग मदर की हेल्थ के लिए भी रिक्वायर्ड होता है, इसकी अवेयरनेस। नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, बेबी हो गया, एक साइकिल पूरी हो गई, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मेल और फीमेल चाइल्ड के अंदर देनी चाहिए सबको, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं देते हो तो जो जनसंख्या बढ़ रही है, इससे जो ड्रॉबैक होने वाले हैं, उसकी अवेयरनेस। क्लियर है? और लास्ट में, लास्ट पॉइंट था इसके अंदर, जो कह सकते हो कि चाइल्ड लेवल पर जो कह सकते हो क्राइम होते हैं,
ठीक है, सोशल एब्यूज या जो भी इनकी अवेयरनेस कि किस तरीके से इन बच्चों को इन्फॉर्म करना है, या इन बच्चों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है, गुड टच बैड टच। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उनकी स्ट्रेटेजी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन के लिए आरसीएच ने क्या किया, 3 काम किए। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, नंबर 2 वहां पर प्रोफेशनल एक्सपर्टी को रखा, नंबर 3 वहां पर मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड कराया। इससे क्या फायदा हुआ भाई, इससे भाई लोकल लेवल पर जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, डिलीवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, ठीक है, जैसे एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, एबॉर्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम थे, ये सारे प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉल्व होते हैं। क्या इतना सफिशियंट है? नो। आरसीएच ने समय समय पर नई नई टेक्निक को भी फंडिंग दी जिससे कि उनकी खोज हो पाए। जैसे पहला मैं आप बात करूंगा तो आरसीएच ने एमनियोसेंटेसिस की बात की है। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल करके उसमें एम्ब्रियोनिक सेल की स्टडी करके क्रोमोसोमल स्टडी की जा सकती है, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि वो एम्ब्रियो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। क्लियर है बिल्कुल। किस टाइप की क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी? जैसे जेनेटिकल डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है, जैसे डाउन सिंड्रोम आप जानते हो, जैसे सीकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो एनसीईआरटी ने 4 डिसीज की बात की है। इस तरीके की डिसीज का पहले से ही आइडेंटिफिकेशन के लिए इस टेक्निक को खोजा गया था जिसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस, पर इसका मिस यूज बहुत हुआ क्योंकि इसकी वजह से हम क्रोमोसोम को भी आइसोलेट कर रहे हैं, और क्रोमोसोम को आइसोलेट करने की वजह से यहां आप क्रोमोसोम नंबर और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम भी देख पा रहे हो, यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम की आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। इस वजह से इसका मिसयूज सेक्स डिटर्मिनेशन में हुआ। तब जाकर के इस आरसीएच ने इसको संवैधानिक तरीके से बैन किया ओनली फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, जबकि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। बैन किसके लिए किया है? ओनली सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। इसके अलावा आरसीएच और क्या काम कर रहा है? इसके अलावा आरसीएच मैसिव इम्यूनाइजेशन यानी बड़े पैमाने पर इंडिया में लोगों को इम्यूनाइज करने की फंडिंग या उस प्रोग्राम को भी रन करता है। क्या इतना सफिशियंट है? नो। आरसीएच आगे जाकर के आरसीएच ने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सहेली का भी मतलब कह सकते हो डिस्कवरी की विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट सीडीआरआई जो लखनऊ में है। उन साइंटिस्टों को फंडिंग प्रोवाइड करा करके, ठीक है, उस प्रोग्राम के अंतर्गत ही इस सहेली नाम की टैबलेट का डिस्कवरी हुई जो नॉन स्टीरॉयडल थी। यस, इसमें कोई प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन नहीं था, नॉन स्टीरॉयडल थी, जबकि जितनी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं वो स्टीरॉयडल हैं जिनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, साथ में ये टैबलेट इसमें होता क्या है, इसमें सेंट क्रोमन होता है जो एंटी एस्ट्रोजन इफेक्ट दिखाता है। इस वजह से जब ये टैबलेट ली जाती है ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, और एस्ट्रोजन रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम नहीं होती, यानी इनडायरेक्टली ये पिल्स इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। किसको प्रिवेंट करती है? इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती है। क्लियर? बिल्कुल, पहली बात। दूसरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको वीकली लिया जाता है, वंस इन अ वीक। वीकली लिया जाता है, वंस इन अ वीक। क्लियर? बिल्कुल। तो हफ्ते में एक दिन ये टैबलेट लेनी होती है, ठीक है, इसलिए ये और टैबलेटों से बहुत बेहतर है जो इंडिया में डिस्कवर हुई सीडीआरआई के साइंटिस्टों के थ्रू हुई और आरसीएच ने, ठीक है, आरसीएच के प्रोग्राम के अंतर्गत आती है। तो यहां तक क्लियर है? तो यानी यहां पर समझ में आता है कि आरसीएच कर क्या रहा है। ठीक है, तो समाज के अंदर या आसपास आप अगर इन सारे एस्पेक्ट को देखते हो जो इंप्रूव होते नजर आ रहे हैं तो ये इंडिकेटर है कि आरसीएच काम कर रहा है। ठीक है, तो एक पार्ट हमारा यहां पर खत्म होता है। अब सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर मैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करता हूं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करती है। सबसे पहले स्पीसीज कौन सी है, स्थान, समय, जगह कौन सी है, और टाइम क्या है, किस समय की पॉपुलेशन की बात कर रहे हो। जैसे आप गधे की, घोड़े की, किसकी पॉपुलेशन जानना चाहते हो, किस जगह की पॉपुलेशन जानना चाहते हो, किस समय की पॉपुलेशन जानना चाहते हो। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। डेमोग्राफी इज अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम, ठीक है, कुछ डेटा के ऊपर। जैसे जनगणना
जनगणना मतलब हम बात करते हैं सेंसिस। हर कंट्री में मतलब इंक्लूडिंग इंडिया हर 10 साल में एक बार जनगणना होती है, यानी सेंसिस होती है, हर 10 साल में रिपीट होती है। क्लियर है? अगर मैं लेटेस्ट सेंसिस की बात करूं जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, 2011 में लेटेस्ट सेंसिस हुई थी। यस, 2011 में, ठीक है, लेटेस्ट सेंसिस हुई थी। ठीक है, तो कुछ डेटा की मैं आपको डिस्कस करूंगा। अगर हम बात करते हैं बेटा 2000 के हिसाब से, 2000 या 2001 के हिसाब से दुनिया की पॉपुलेशन 6 बिलियन थी, और अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करता हूं, ठीक है, 1 बिलियन थी। तो ये कंपैरिजन ध्यान रखना, यानी 2000 के हिसाब से दुनिया के अंदर हर छठवां इंसान इंडियन है, और 2011 के हिसाब से दुनिया की पॉपुलेशन 7.2 बिलियन है और इंडिया की पॉपुलेशन 1.2 बिलियन है। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये दो डेटा पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, 2000 के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या थी, आप बोलोगे 1.7%, यानी हर साल में हर 1000 लोगों में लगभग 17 नए लोग ऐड हो रहे हैं। पर लेटेस्ट 2011 के हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, एनसीईआरटी लिखती है लेस देन 2, यानी लगभग 2 के आसपास। यानी कह सकते हो आप हर 1000 लोगों में एक साल में 20 लोग नए एड ऑन हो रहे हैं। तो दो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट याद रखनी है आपको, अकॉर्डिंग टू 2000 और अकॉर्डिंग टू 2011। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट बनता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तेजी से बढ़ रही है, कारण क्या है? दो कारण है। तेजी से आप कह सकते हो कहीं ना कहीं मोर्टेलिटी रेट घट रहा है, आप समझ रहे हो? यस, डेथ रेट घट रहा है, इसलिए आप कह सकते हो मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट घट रहा है। इसके अलावा आप बोल सकते हो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घट रहा है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो आप डेथ रेट कम हो रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी, और कह सकते हो कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पर इनके मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थे, ये कम हो रहे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। साथ में एज एंड सेक्स रेशियो, क्योंकि आप जानते हो अगर मैं सेक्स की बात करता हूं तो फीमेल सेक्स हमेशा पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एज की बात करता हूं तो लगभग 15 से लेकर के 44 यानी 44 ईयर के बीच का जो फीमेल का नंबर है, अगर ज्यादा है किसी पॉपुलेशन के अंदर तो उस पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट ज्यादा होगा। अच्छा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट किस पर डिपेंड करता है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नो डाउट बर्थ रेट पर डिपेंड करता है, डेथ रेट पर डिपेंड करता है, माइग्रेशन पर डिपेंड करता है, एंड एज एंड सेक्स रेशियो पर भी डिपेंड करता है। यस, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। किस पर? एज एंड सेक्स रेशियो पर भी डिपेंड करता है। तो ये डेटा आपको याद रखना है, ठीक है? तो एज एंड सेक्स रेशियो नहीं भूलोगे, इस पर क्वेश्चन अक्सर कर पूछा जाता है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, मेनली भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, जहां से नीट में लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के ऊपर। अगर मैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करता हूं, ठीक है, अगर मैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात करता हूं तो आपको समझना होगा कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के कुछ स्पेशल कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे एक बेहतर कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए? यूजर फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो, हाँ साइड इफेक्ट की बात करते हैं लेस या नो साइड इफेक्ट हो, हाँ सेक्सुअल ड्राइव और सेक्सुअल डिजायर में कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना करे। ये 4 मेन पॉइंट हैं जो इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, ठीक है? फिर से बोल रहा हूं, यूजर फ्रेंडली हो, इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, नो या लेस साइड इफेक्ट हो, रिवर्सिबल हो, ठीक है, और साथ में अगला मैंने बताया, ठीक है, साइड इफेक्ट के अलावा सेक्सुअल ड्राइव या डिजायर में कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना करे, ठीक है? ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव हो सकता है। क्लियर है? अब आपको समझना है कि अगर मैं कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करता हूं तो उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी वो होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, परमानेंट वो होते हैं जिनकी रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर होती है। तो टेम्परेरी में सबसे पहले मैं नेचुरल मेथड बताऊंगा, फिर मैं बैरियर मेथड बताऊंगा, फिर मैं केमिकल मेथड बताऊंगा। आप समझ गए ना मेरी बात? और उसके बाद इंट्रा यूट्राइन डिवाइस,
और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करेंगे, इंजेक्टेबल की बात करेंगे और इम्प्लांट की बात करेंगे, और लास्ट में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को एंड करेंगे। क्लियर है बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर 1, ठीक है, नेचुरल मेथड, टेम्परेरी के नेचुरल मेथड, जिसमें हम 3 मेथड पढ़ाते हैं आपको। पहला आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, जिसको कैलेंडर मेथड भी कह सकते हो, जिसको रिदम मेथड भी कह सकते हो, ठीक है, जिसको आप मतलब, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है, इसके हिसाब से हम सेफ पीरियड निकालते हैं। वो कौन सा समय होता है जिसके अंदर अगर इंटरकोर किया जाए तो प्रोबेबिलिटी कम है फर्टिलाइजेशन की, पर एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है सबसे ज्यादा फेलियर रेट नेचुरल मेथड के ही होते हैं, पर साइड इफेक्ट 0, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको याद रखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है, 10 दिन से पहले और 17 दिन के बाद का पीरियड सेफ होता है, और 10 और 17 यानी 17 के बीच का जो पीरियड है ना, ये क्रिटिकल पीरियड है जहां फर्टिलाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था विड्रॉल मेथड, ठीक है, इजैक्यूलेशन से पहले पेनिस को बाहर निकाल लेना, इसको विड्रॉल मेथड बोलते हैं, और साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में इसका फेलियर रेट सबसे ज्यादा है। और तीसरा आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना, क्योंकि हाई लैक्टेशन के टाइम पर प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, और बढ़ा हुआ प्रोलैक्टिन ऑलवेज जीएनआरएच के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच नहीं निकलते, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी रहती है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लैक्टेशनल एमेनोरिया ये 6 मंथ का पीरियड होता है, पर रियल में ये वेरी करता है। तो ये नेचुरल मेथड के 3 मैंने आपको स्टेप बता दिए। अब हम बात करते हैं बैरियर मेथड। तो बैरियर मेथड एक्चुअल में गैमीट के फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं, उनके मिलने को रोकते हैं, ठीक है। तो बैरियर मेथड में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, बैरियर मेथड में ध्यान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेनली जो गैमीट के मिलने और फर्टिलाइजेशन को रोके, यहां पर आपको कोंडोम ध्यान रखना है, फीमेल कोंडोम फेमीडोम ध्यान रखना है, और इस पर एम्स का जो पेपर होता था उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन से मेथड ऐसे हैं जो एड्स और एसटीडी से प्रोटेक्ट करते हैं। तो बैरियर में सिर्फ ये 2 ही मेथड हैं जो एड्स और एसटीडी से प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर है बिल्कुल। वॉल्ट, सर्वाइकल कैप और डायफ्राम ये भी होते हैं, पर एड्स और एसटीडी से प्रोटेक्ट नहीं करते। ये रबड़ के रिवर्सिबल, ठीक है, स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सर्विक्स की कैप पर लगा दिया जाता है, किसके साथ मिला करके, ध्यान रखना, जेल, जो एक तरीके से स्पर्मीसाइडल केमिकल्स होते हैं उनके साथ मिला करके, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, कह सकते हो कि स्पर्मीसाइडल केमिकल मेथड, जिसमें ऑर्गेनिक एसिड होते हैं लाइक बोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जेल की फॉर्म में होते हैं, टैबलेट की फॉर्म में होते हैं, क्रीम की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इनको भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इसके बाद जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। नीट में हर साल बेटा यहां से एक क्वेश्चन आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। तो 4 प्रॉपर्टी याद रखना इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की। ये सेल्फ इंसर्टेड नहीं होते, ये डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स के थ्रू इंसर्ट किए जाते हैं यूट्रस के अंदर। नंबर 2, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस स्पर्म की मोटिलिटी सप्रेस करके फैगोसिटिक एक्टिविटी बढ़ा देते हैं और स्पर्म और ओवा को इनकैपेबल बनाते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। थर्ड ध्यान रखना है, इंडिया के अंदर 2 बच्चों के बीच में गैप रखने का सबसे बेहतरीन अगर कोई तरीका है तो यही है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। चौथा ध्यान रखना है कि इंडिया में फीमेल्स के थ्रू सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड अगर कोई मेथड है कॉन्ट्रासेप्टिव का तो वो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अगला आपको ध्यान रखना है कि कितने टाइप के इंट्रा यूट्राइन डिवाइस एनसीईआरटी ने दे रखे हैं, 3 टाइप के। एक तो इनर्ट डिवाइस जो कुछ भी रिलीज नहीं करते, नॉन मेडिकेटेड बोलते हैं, ठीक है, लिपिस लूप, ये स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक के लूप्स होते हैं जिनको यूट्रस में डाल दिया जाता है। एग्जैक्ट मैकेनिज्म किसी को नहीं पता, बट अनसुइटेबल इंवायरमेंट बनाते हैं फॉर इंप्लांटेशन, ठीक है। दूसरा कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। अगर मैं कॉपर रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस की बात करता हूं तो लगभग 50 माइक्रोग्राम कॉपर पर डे के हिसाब से चाहिए होता है।
ये कॉपर यूट्राइन वॉल को स्टिमुलेट करता है टॉक्सिक साइटोकाइन को रिलीज करने के लिए, और टॉक्सिक साइटोकाइन स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करके फैगोसिटिक एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, और फैगोसिटिक एक्टिविटी बढ़ जाने की वजह से स्पर्म ओवा तक नहीं पहुंच पाता और अनकैपेबल हो जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। क्लियर है बिल्कुल। तो ये कॉपर रिलीजिंग डिवाइस ये वेरी करते हैं, जैसे कॉपर टी 700, कॉपर टी 7, कॉपर टी 360, 50 टाइप के नाम हो सकते हैं, डिपेंड करता है कितना कॉपर उसमें लोड है। ठीक है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस। ठीक है, जैसे लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल, याद रखना आप। ठीक है। और दूसरा LNG-20, यस, इसको प्रोजेस्टा सर्ट भी बोलते हैं, लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल, तो एक कह सकते हो हार्मोन है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20 के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। तो प्रोजेस्टा सर्ट और LNG-20 के अंदर एक ही हार्मोन होता है, ठीक है, लीवोनॉर्जिस्ट्रॉल, जो इट इज अ प्रोजेस्ट्रॉन, बोथ आर प्रोजेस्ट्रॉन कंटेनिंग डिवाइस। अगर आप इन डिवाइस को यूट्रस में इंप्लांट करते हो तो ये ब्लड में प्रोजेस्ट्रॉन को लेवल को बढ़ा देते हैं, और अगर ब्लड में प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल बढ़ जाए तो समझ लो ये प्रोजेस्टेरोन कब बढ़ता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी बॉडी को लगता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, तो प्रेगनेंसी के टाइम पर बॉडी में जो भी चेंजेस होते हैं वो यहां स्टार्ट हो जाते हैं, यानी सर्विकल म्यूकस थिक हो जाता है, स्पर्म की एंट्री ब्लॉक हो जाती है, फैलोपियन ट्यूब की सिक्रेटरी और मोटिलिटी एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। बढ़ा हुआ प्रोजेस्टेरोन GnRH को ब्लॉक करके LH और FSH के सिक्रेशन को ब्लॉक कर देता है। LH और FSH के ना निकलने की वजह से, स्पेशली FSH की बात करूं तो फॉलिकल का डेवलपमेंट रुक जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल घट जाता है, और यूट्राइन मेम्ब्रेन थिकनिंग नहीं हो पाती, यानी इंप्लांटेशन यहां पर नहीं हो पाता। और अगर LH की बात करूं तो ओव्यूल्यूशन नहीं होता, ठीक है, और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी ल्यूटियल एक्टिविटी सप्रेस हो जाती है। ये सारी प्रॉपर्टी हो गई, यानी आप किसी भी तरीके से अगर बॉडी में हार्मोन के लेवल को बढ़ा दो, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन की बात कर रहा हूं, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का काम सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन करता है, एस्ट्रोजन कॉन्ट्रासेप्टिव का काम नहीं करता। प्रोजेस्टेरोन के लेवल को बढ़ाओगे तो ये सारी चीजें ब्लॉक हो जाएंगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, और पूरी बॉडी में ऐसा फीलिंग होगी जैसे मानो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई हो। इसकी वजह से फीमेल का BMR भी डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर है बिल्कुल। तो अब प्रोजेस्टेरोन का लेवल आप चाहो तो इंट्रायूट्राइन डिवाइस की हेल्प से बढ़ाओ, या टैबलेट की हेल्प से बढ़ाओ, या इंजेक्शन की हेल्प से बढ़ाओ, या आप इम्प्लांट, नॉर प्लांट जिसको कहते हैं, जो सब डर्मल रीजन में सिलिका के कैप्सूल को इम्प्लांट किया जाता है, उसमें भी प्रोजेस्टेरोन होता है, उसकी हेल्प से आप बढ़ा दो। सबका मैकेनिज्म कॉमन है, तो आपको याद क्या रखना है। आप जैसे अगर मैं मेडिसिन की बात करता हूं, टैबलेट की बात करता हूं, तो दो टाइप की पिल्स आती हैं, एक कंबाइंड पिल्स और एक मिनी पिल्स। कंबाइंड पिल्स में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है, मिनी पिल्स में ओनली प्रोजेस्टेरोन होता है। कंबाइंड पिल्स की बात की जाए तो इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन से स्टार्ट करते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25वें दिन यानी 25th डे तक इसको कंटिन्यू लिया जाता है, यानी टोटल 21 टैबलेट्स होते हैं, और 7 डेज इसको नहीं लिया जाता, यानी इन दिनों 21 दिन के अंदर धीरे धीरे एस्ट्रोजन का लेवल इन टैबलेट्स में बढ़ा हुआ क्रम में होता है, जो एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन कर देता है। जब 7 दिन इन टैबलेट्स को नहीं लेते हो तब अचानक से एंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकलती है, फीमेल को लगता है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, यानी सब कुछ ओके है, पर यहां टैबलेट की हेल्प से ऐसा हो रहा है। तो ध्यान क्या रखना है, कितनी टैबलेट ली जाती हैं, 21। किस दिन से ली जाती हैं, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल। कब तक ली जाती हैं, 25th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल। कितने दिन टैबलेट नहीं ली जाती, 7 डेज। उसका रिप्लेसमेंट क्या किया, उन 7 दिन में हमने आयरन पिल्स डाल दिए। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। अब बात करते हैं इंजेक्टेबल डिवाइस। तो इंजेक्टेबल के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डिम्पा, ठीक है, या डिम्पा की फुल फॉर्म ध्यान रखना, ठीक है, मतलब डी फॉर है डिपोर्ट, ठीक है, मिड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, यानी यहां मॉडिफाइड प्रोजेस्टेरोन है जो धीरे धीरे ब्लड में स्लोली रिलीज होता है। ये इंजेक्शंस की फॉर्म में होता है, ठीक है, यस, इंजेक्शंस की फॉर्म में होता है, जो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ के इंजेक्शन के हिसाब से इसमें हार्मोन लोड होता है। अगला है, आपको ध्यान रखना, इम्प्लांट। इम्प्लांट जिसको हम नॉर प्लांट भी कहते हैं, सिलिका के 6 कैप्सूल होते हैं, लेफ्ट अपर आर्म्स के अंदर, सब डर्मल रीजन के अंदर हल्का सा कट लगा करके इन सिलिका के कैप्सूल को इम्प्लांट किया जाता है। इनका ड्यूरेबिलिटी
3 साल से 5 साल के लिए होता है। इसके फेल्योर चांस सबसे कम होते हैं पॉइंट्स के अंदर, पर साइड इफेक्ट लगभग सबके होते हैं एक्सेप्ट बैरियर और नेचुरल मेथड। तो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में आप इंट्रा यूट्राइन डिवाइस भी यूज कर सकते हो, पर अनप्रोटेक्टेड सेक्स के 72 घंटे के अंदर। क्लियर है। और दूसरा मिफीपैरिस्ट्रॉन, RU486 बोलते हैं, मिफीपैरिस्ट्रॉन RU486। ये टैबलेट आप कभी भी ले सकते हो, अगर फीटस 3 मंथ का है तब भी ले सकते हो, क्योंकि ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन है। ये प्रोजेस्टेरॉन के रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से एबॉर्शन होता है। और एमटीपी में यानी इंटेंस एबॉर्शन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें इसी टैबलेट को यूज किया जाता है। आई पिल के नाम से आती है, और ये एबॉर्शन या उस बेबी को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं परमानेंट मेथड। परमानेंट मेथड का मतलब है जिसके रिवर्सिबिलिटी बहुत पुअर है। इसमें 2 ही मेथड आपके सिलेबस में है, वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी यानी वास डिफरेंस को पहले टिल्ट करके आप लाइगेशन करोगे तब कट लगाओगे, पहले टिल्ट करके लाइगेशन करोगे, बांधोगे, फिर कट लगाओगे। ठीक है, दोनों वास डिफरेंस को। तो इससे क्या होगा, वास डिफरेंस से यूरेथ्रा में स्पर्म की एंट्री नहीं हो पाएगी, यानी यहां सब कुछ नॉर्मल रहता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, इरेक्शन भी होता है, इजैक्यूलेशन भी होता है, पर इजैक्यूलेशन में सीमन निकलता है पर विदाउट स्पर्म, सीमन विदाउट स्पर्म। सेक्सुअल ड्राइव और डिजायर में भी कोई हिंड्रेंस नहीं आती। ऐसे ही फीमेल के अंदर भी आप टर्म यूज कर सकते हो ट्यूबेक्टोमी, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को यहां पर टिल्ट करके कट करके लाइगेशन कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें अगर कहा जाए तो ये नॉर्मल मेथड नहीं है, क्योंकि ये सर्जरी से होता है या लैप्रोक्टोमी वजाइनल ट्रैक के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें भी फीमेल के अंदर सब कुछ होगा, यानी गैमीटोजेनेसिस होगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, यूट्रस और ओवरी में जो भी चेंज होने वो सारे चेंज होंगे, सेक्सुअल ड्राइव डिजायर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये दोनों मेथड नॉर्मल है, पर दोनों के केस के अंदर गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, गैमीट मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि बीच में आपने रुकावट पैदा कर दी। क्लियर है बिल्कुल, क्योंकि रिवर्सिबिलिटी पुअर है, इसलिए इनको परमानेंट मेथड के अंदर हमने रखा है। क्लियर है। अब इसके बाद बात आती है, एनसीईआरटी बात करती है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करता हूं तो इसको बोलते हैं इंड्यूस एबॉर्शन, यानी इंटेंशनली आप एबॉर्शन कर रहे हो। ठीक है, जिसमें मिफीपैरिस्ट्रॉन सबसे ज्यादा यूज होती है। आपको पता होगा लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी पूरी दुनिया में हर साल होती हैं। यस, जो टोटल कंसीव प्रेगनेंसी का 1/5 यानी 20% है। समझ रहे हो ना, इतने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड लेवल पर एमटीपी होती है। इस एमटीपी को इंडिया में, सिर्फ हर कंट्री में नहीं, इंडिया में इसको लीगलाइज किया है 1971 में, क्योंकि यहां फीमेल फीटिसाइड के केस बढ़ रहे थे। लोग एमटीपी के नाम पर, ठीक है, फीमेल फीटिसाइड यानी फीमेल, समझ गए होगे, ठीक है, जो बेबी होते हैं उनके डेथ के केस बढ़ रहे थे। ठीक है, तो 1971 में इसको लीगलाइज किया। एमटीपी सेफ कब तक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ है। यस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये सेफ है, यानी शुरू के 3 महीने में सेफ है। उसके बाद थोड़ा क्रिटिकल है, बट अभी लेटेस्ट एक अमेंडमेंट एक्ट आया है, ठीक है, 2017 में, जो 21 में उसको और मॉडिफाई किया है, अभी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो 2017 में एक एक्ट आया है, उसके अकॉर्डिंग एमटीपी फर्स्ट के अलावा सेकंड ट्राइमेस्टर में भी हो सकता है। यस, पर शर्त है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराना है तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत पड़ेगी, सेकंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराना है तो कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की ऑथराइजेशन चाहिए। अच्छा, एमटीपी कब करा सकते हैं, अगर मदर के अंदर कोई प्रॉब्लम है मेंटली या फिजिकली, या बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप एमटीपी करा सकते हो। समझ गए ना। हाँ, कोई रेप का केस है, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड मिस हो गया है, एमटीपी करा सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट कहती है, इन बेस पर आप एमटीपी करा सकते हो। तो अब बताओ, यहां तक कोई डाउट एमटीपी तक, क्योंकि अब एमटीपी के बाद हम एंटर करते हैं एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एक्चुअल में हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज की बात करते हैं, समझना। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन बोलो तो ज्यादा बेटर है। क्लियर है बिल्कुल।
हाँ, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एक्चुअल में इसको हम विनरल डिसीज भी कहते हैं, क्योंकि विनरल रिसर्च लेबोरेटरी में सबसे पहले इसको खोजा गया था। कहां पर? विनरल, ठीक है, रिसर्च लेबोरेटरी में, ये ध्यान रखना है। इसको पेल्विक इंफ्लामेटरी डिसीज भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें अक्सर कर आप कह सकते हो गोनैड्स वाले रीजन के अंदर इन्फ्लामेशन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। समझ गए ना मेरी बात? यस। तो बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसकी कुछ बेसिक बातें बताऊंगा, ठीक है, और अगर ये बिगड़ जाती है तब क्या होगा, किस एज के लोगों में ये ज्यादा होती है, ठीक है। ठीक है, तो विनरल डिसीज समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं बेटा इसके अंदर, ठीक है, कि किस एज ग्रुप के लोगों में ये सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, तो आप समझ गए होंगे 15 साल से लेकर के 24 साल के बीच के लोग, 15 साल से लेकर के 24 साल के बीच के जो लोग होते हैं उनमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या इंफेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, अर्ली सिम्टम क्या है, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन या विनरल डिसीज के। तो अर्ली सिम्टम में आपको ध्यान रखना है कि जो अर्ली सिम्टम है कि वहां पर इचिंग होगी, हल्का सा पेन होगा, फ्लूइडी डिस्चार्ज होगा और सूजन, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। ये अर्ली सिम्टम है। अगर आपने इसको इग्नोर किया तो कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। यस, अगर फीमेल का केस है, प्रेगनेंसी का केस है, तो एबॉर्शन हो सकता है, स्टिल बर्थ यानी डेथ, जिस बच्चे का मरा हुआ बेबी होता है वो पैदा होता है, ठीक है, स्टिल बर्थ बोलते हैं, ऐसा हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, आप समझ रहे हो, इनफर्टिलिटी हो सकती है, यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन के अंदर। ये 5 पॉइंट ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि इसको बचा कैसे जा सकता है, अवॉइड कैसे किया जा सकता है, तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं होने चाहिए, ऑलवेज कॉन्डोम यूज करो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, अगर कोई भी डाउट हो तो तुरंत एक एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलना चाहिए, नहीं तो बहुत मतलब टिपिकल है। और एनसीईआरटी एक ही लाइन लिखती है कि सारी एसटीडी क्यूरेबल है एक्सेप्ट एड्स, ठीक है, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीज, ये क्यूरेबल नहीं है, इनका कोई इलाज नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पीज, इसका कोई इलाज नहीं है। और सारी की सारी एसटीडी क्यूरेबल है, ठीक है, मतलब उनका इलाज है। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, ठीक है। अब ये एसटीडी वाला पार्ट हमारा खत्म होता है, हम एंटर करते हैं इनफर्टिलिटी। किसमें एंटर करते हैं? इनफर्टिलिटी। पुरानी एनसीईआरटी में दे रखा है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स 1 ईयर तक होता है और कोई बेबी कंसीव नहीं होता तो इनफर्टिलिटी है। पर एनसीईआरटी ने अब अपडेट कर दिया है 2 ईयर, 2 ईयर तक बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज किए अगर फिर भी बेबी कंसीव नहीं होता, ठीक है, इंटरकोर हो फिर भी बेबी कंसीव नहीं होता, वो इनफर्टिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और इनफर्टिलिटी का एक ही सॉल्यूशन है, आर्ट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा टेस्ट ट्यूब बेबी, और फिर आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आईवीएफ कहते हैं, और इन वीवो फर्टिलाइजेशन। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है, जैसे आपने मूवी देखी होगी विकी डोनर, तो वो स्पर्म डोनेट करता है, तो इसी तरीके से स्पर्म कलेक्शन सेंटर होते हैं, वहां से स्पर्म होता है डोनर के। ऐसी ओवा कलेक्शन सेंटर से हम ओवा भी कलेक्ट करते हैं। ओवा के लिए फीमेल को एफएसएच का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे ज्यादा ओवा इंड्यूस हो जाए, और उन ओवा की वो स्टेज, सेकेंडरी oocyte वाली स्टेज को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और उसको प्रिजर्व किया जाता है यूटिलाइजेशन के लिए। जब भी फर्टिलाइजेशन कराना हो तो टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, ओवा और स्पर्म को टेस्ट ट्यूब में डाल करके फर्टिलाइज कराते हैं, जायगोट बनता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये जायगोट अर्ली एम्ब्रियो यानी 8 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, और आगे जाकर के 16 सेल स्टेज भी टेस्ट ट्यूब में बना सकते हो बस। तो टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन, जायगोट फॉर्मेशन, 8 सेल मॉड्यूला और 16 सेल मॉड्यूला, इसके आगे की स्टेज टेस्ट ट्यूब में नहीं होती। अब आगे की स्टेज के लिए बॉडी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर इंप्लांट करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी यहां पर एम्ब्रियो, इनिशियल एम्ब्रियो बनता है, उसको फिर हम ट्रांसफर करते हैं। अगर जायगोट और 8 सेल मॉड्यूला की बात की जाए तो इसको फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। यस, तभी तो इसको बोलते हैं इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। क्लियर बिल्कुल? यस, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर यानी जिफ्ट, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। हां, अगर 16 सेल मॉड्यूला है, आप सॉरी 16 सेल हां मॉड्यूला है, तो उसको आप यूट्रस में ट्रांसप्लांट करोगे। क्लियर है बिल्कुल? हां, तो उसको बोलते हैं,
ठीक है। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, तो दो चीजें हो गई जो टेस्ट ट्यूब बेबी में आती हैं। पहला जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, और इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। तो इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर 16 सेल स्टेज, जाइगोट या 8 सेल स्टेज अर्ली एम्ब्रियो इंट्राफेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, तो इसको जिफ्ट बोलेंगे। क्लियर है बिल्कुल, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया। अब मैं बात करूंगा, ठीक है, इन विट्रो। अब बात करूंगा मैं यहां पर आर्ट। अगर मैं आर्ट की बात करता हूं तो आर्ट में क्या क्या आता है। आर्ट के अंदर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर दो चीजें आएंगी, ठीक है। सबसे पहले बात करूंगा मैं, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो को आप आईवीएफ बोलोगे, इन वीवो को आप आईवीएफ नहीं बोलोगे। तो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन टेस्ट ट्यूब। तो आईवीएफ के अंदर हमेशा एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, क्योंकि बाहर फर्टिलाइजेशन कर रहे हो, बाहर एम्ब्रियो बना रहे हो, तो हमेशा बॉडी में एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। जबकि इन वीवो फर्टिलाइजेशन के अंदर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, तो गैमीट ट्रांसफर होंगे। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ में जहां एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हो, इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो टेस्ट ट्यूब बेबी और एक इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो जिफ्ट और आईयू इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, आईयूटी। क्लियर है बिल्कुल, जिफ्ट और आईयूटी टेस्ट ट्यूब बेबी में आ गए, तो ये भी आईवीएफ का पार्ट है। और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी अगर किसी इंसान के अंदर स्पर्म काउंट बहुत बहुत कम है, लाइक एजोस्पर्मिया टेराटोजूस्पर्मिया है, तो उस केस में आपको उसका एक स्पर्म भी, उसका न्यूक्लियस भी मिल गया, तो उसको ओवा में आप इंजेक्ट करोगे। इसको इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं, जिसमें एम्ब्रियो बाहर बनेगा तो फाइनली एम्ब्रियो को बॉडी में ट्रांसफर करोगे, इसलिए इसको एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर इंक्लूड करते हैं और आईवीएफ का पार्ट है। अब बात करते हैं हम, ठीक है, इन वीवो फर्टिलाइजेशन, जिसमें गैमीट ट्रांसफर करोगे। अगर मेल गैमीट ट्रांसफर करोगे तो आप वजाइना में कर सकते हो या यूट्रस में कर सकते हो। हाँ, अगर डोनर के थ्रू ले रहे हो तो आप वजाइना में ट्रांसफर कर सकते हो, उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। हाँ, अगर आप मेन इंसान का गैमीट, मेल गैमीट ले रहे हो पर स्पर्म काउंट कम है, तो उसको यूट्रस में इंप्लांट करोगे या इंसेमिनेट करोगे, तो इसको इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, आईयूआई। तो कंफ्यूज मत होना, आईयूटी और आईयूआई। आईयूटी आईवीएफ का पार्ट है और आईयूआई आईवीएफ का पार्ट नहीं है, गैमीट ट्रांसफर में आता है। क्लियर है? तो क्लियर है, मेल गैमीट के केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, और फीमेल गैमीट के केस में जिफ्ट। क्लियर बिल्कुल? हाँ, जिफ्ट का मतलब है गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। इसमें फीमेल गैमीट यानी ओवा को हम उस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं जिसमें नेचुरली ओवा नहीं बन रहा, बट और सारी चीजें ओके हैं, तो हम डोनर से ओवा लेंगे, उस फीमेल के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे। इसको हम बोलते हैं गैमीट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर यानी गिफ्ट। क्लियर बिल्कुल? तो ये पूरा आपका आर्टिफिशियल कह सकते हो, पूरा का पूरा आपका इनफर्टिलिटी वाला पार्ट कंप्लीट होता है और पूरा चैप्टर यहां बेहतर तरीके से एंड होता है। इस चैप्टर से अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, इंट्रा आईयू इंट्रा क्या नाम है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस से लगभग हर साल क्वेश्चन आता है, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से हर साल क्वेश्चन आता है। और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की जाए तो एसटीडी और इनफर्टिलिटी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।